विक्रांत की अंगूठी में एक बार फिर लाल रंग चमक रहा था। वो कुछ सोच पाए उससे पहले फिर एक आवाज सुनाई दी। आह, सत्या दूर हटो। श्रुति की चीख सुनकर विक्रांत और संध्या दोनों भागकर उस तरफ गए। उनके कदमों की आवाज सुनकर सत्या को समझ आ गया कि कोई आ रहा है, इसलिए उसने गिरगिट से भी तेजी से अपना रंग बदल लिया कि एक बार तो श्रुति भी समझ नहीं पाई कि अचानक उसे हो क्या गया। सत्या श्रुति को बाहों में लेकर बहलाने लगा। श्रुति तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूं और चाहकर भी कभी तुमसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब भी मैं उस विक्रांत को तुम्हारे आसपास भटकते देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, इसी वजह से उसकी सारी भड़ास तुम पर निकल गई। सॉरी मेरी जान, मुझे माफ कर दो। कहते हुए सत्या श्रुति को फुसलाने लगा। श्रुति समझ ही नहीं पाई कि यह अचानक सत्या को क्या हो गया। तब तक विक्रांत और संध्या वहां आ गए थे। क्या हुआ श्रुति, तुम ठीक हो? विक्रांत घबराते हुए श्रुति से पूछा। वो हम सोसाइटी के गेट पर ही थे और हमने श्रुति की चीख सुनी। तुम्हें कोई चोट लगी है? श्रुति ऐसे करहा क्यों रही थी? संध्या ने श्रुति से पूछा। विक्रांत को अंदाजा लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमको उससे क्या? तुम लोग होते कौन हो मेरी श्रुति की फिक्र करने वाले? और तुम विक्रांत, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और श्रुति का पीछा करना बंद कर दो। सत्या ने गुस्से के साथ भरी आवाज में विक्रांत से कहा। श्रुति, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। तुम ठीक हो? विक्रांत ने एक बार फिर श्रुति से पूछा। सत्या क्या कह रहा है, सुना नहीं तुमने? तुम हो कौन जिसे मेरी इतनी फिक्र है? ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या लगा रखा है? तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। मुझे क्या हुआ है? मेरा बस पैर मुड़ गया था, इसलिए मैं चीख पड़ी। सुन लिया? अब निकलो यहां से। श्रुति ने रूखी आवाज में विक्रांत को जवाब दिया। चलो चलकर एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कहीं तुम्हारे पैर में ज्यादा चोट तो नहीं आई। कहते हुए सत्या विक्रांत और संध्या को नजरअंदाज करते हुए श्रुति को गाड़ी की तरफ ले गया। वो अब उसकी होने वाली पत्नी है, वो खुद उसका ध्यान रख लेगा। तुम्हें अब उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। विक्रांत को उदास देखकर संध्या ने कहा। विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन क्या फिर भी तुम उसे अभी तक प्यार करते हो? संध्या ने पूछा तो विक्रांत बिना कोई जवाब दिए दूसरी तरफ देखने लगा। विक्रांत की आंखें नम हो गई, इसलिए खुद पर काबू करते हुए उसने बात बदल दी। मैं लेट हो रहा हूं, मिस्टर शाह के इलाज में हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं जल्द से जल्द सारी दवाइयां ढूंढने की कोशिश करता हूं। अगर मिल गई तो उन्हें लेकर होटल पहुंचता हूं। आप होटल चलिए, मैं वहीं आकर आपसे मिलता हूं। यह कहते हुए विक्रांत बाहर की तरफ निकल गया। इस तरफ विक्रांत के माँ बाप सुबह से सहमे सहमे अपने नए घर में घूम रहे थे। ये विक्रांत तो सुबह सुबह न जाने किधर निकल गया। मुझे तो यहां कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाथरूम कहाँ है, ये नल कैसे चालू होता है, पीने का पानी भी न जाने कहां रखा है, कुछ मिल नहीं रहा यहां। संजीव ने अनीता से शिकायत करते हुए कहा। सारे नौकर उनको देख देख कर उनका मजा ले रहे थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद संजीव बालकनी में आकर बैठ गए और नौकरों से कहा कि उन्हें 2 बाल्टी पानी चाहिए। नौकर ने पानी की बाल्टियां वहां लाकर रख दी। संजीव बालकनी में ही बैठकर कपड़े धोने लग गए, जैसे कि वो अपने पुराने घर में किया करते थे। नौकरों को लगा अब आएगा मजा, इसलिए किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया। सारे नौकर देखकर छुप छुप कर हंसने लगे। थोड़ी ही देर में बालकनी का पानी नीचे गिरने लगा। नीचे पड़ोसियों को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये पानी कहां से गिर रहा था। परेशान होकर नीचे रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी कुछ और पड़ोसियों के साथ विक्रांत के घर पर आ गए, ये देखने कि आखिर मामला क्या है। वो सारे लोग जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर नौकर जानबूझकर खटखटाने की आवाज को अनसुना करके अपने काम में लगे रहे। लगता है सेक्रेटरी साहब को ही बुलवाना पड़ेगा। दरवाजा ना खुलने पर मिस्टर गुलाटी ने कहा। वो सेक्रेटरी को फोन लगा ही रहे थे, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सभी पड़ोसियों ने देखा कि सामने एक गरीब सा दिखने वाला आदमी, जो कि ऊपर बनियान और एक छोटी सी लुंगी लपेटे नंगे पैर खड़ा था। उन पड़ोसियों में से एक ने कहा, घर के मालिक कहां है? जाकर अपने मालिक को बुलाओ। अब आप लोग कौन हैं और क्या काम है बताइए? हम ही इस घर के मालिक हैं। संजीव ने इतने लोगों को देखकर थोड़ा सहमते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपने मालिक के पीछे उनके घर को अपना घर कह रहे हो?
और ये क्या हाल कर रखा है घर का? तुम्हारे मालिक से बात करके आज ही तुम्हारी छुट्टी करवानी पड़ेगी। पड़ोसियों को कैसे यकीन होता कि ऐसा गरीब सा दिखने वाला आदमी इतने बड़े घर का मालिक हो सकता है। जी, हम लोग कल ही यहां रहने आए हैं और ये हमारा ही घर है। विक्रांत पाठक हमारा ही बेटा है जिसने ये घर खरीदा है। विक्रांत की मां अनीता पाठक ने डरते डरते जवाब दिया। क्या अपनी किडनियां बेचकर तुम्हारे बेटे ने यह घर खरीदा है? हैसियत देखिए अपनी। तुम जैसे गंवार लोग यहां रहने तो क्या, यहां काम करने के भी लायक नहीं हो। कहता हुआ एक मोटा सा आदमी उनको धक्का देकर घर के अंदर घुस गया। देखिए, हमारा बेटा अभी यहां नहीं है। जब वो आएगा आप उससे बात कर लेना, संजीव ने हिचक के साथ कहा। और फिर वो और अनीता पड़ोसियों को जबरदस्ती घर में घुसने से रोकने लगे। अरे दूर हटो, मेरे पास मत आओ। अपने गंदे हाथों से मुझे टच भी करने के बारे में मत सोचना। मिसेस गुलाटी विक्रांत की मां पर चिल्लाने लगी। इतने में घर के नौकर भागते हुए आए। क्या हुआ सर? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को दिख नहीं रहा? इन लोगों ने घर को कैसे कूड़ा घर बना रखा है। और ये आदमी बालकनी में क्या कर रहा था? सारा पानी नीचे गिर रहा था। मिस्टर गुलाटी गुस्से में बोले, अपनी हैसियत से बड़ी जगह पर घर लेने से क्या तमीज भी आ जाएगी? हम आज ही कंप्लेंट करेंगे और इन लोगों को सोसाइटी से निकलवा देंगे। एक पड़ोसी ने कहा। और नहीं तो क्या, अगर इनकी बात सच निकली तो सोसाइटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी और कमेटी मेंबर्स को पूछना पड़ेगा कि इन फटीचर लोगों को इस घर में रहने की परमिशन क्यों दी गई है। मिसेस गुलाटी गुस्से में बोली, ऐसे लोगों को घर दे रखा है जिनके औकात यहां घरों में नौकर रहने तक की नहीं है। अरे मैं तो कहती हूं उनका सामान अभी के अभी उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देते। एक और पड़ोसन हां में हां मिलाते हुए कहने लगी। पड़ोसियों की बात सुनकर अनीता पाठक घबरा गई। संजीव उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, अब हमें यहां से मत निकालो। हम अभी कहां जाएंगे? हमारा बेटा आता ही होगा। जब वो आए आप उससे बात कर लेना। हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन वो लोग सब कुछ नजरअंदाज करके संजीव और अनीता को घर से बाहर निकालने लगे। दूसरी तरफ विक्रांत मार्केट में उदय के इलाज का सामान खरीद रहा था। घर में उसकी मां पापा के साथ क्या हो रहा था इस बात से वो बिल्कुल बेखबर था। वो अपनी लिस्ट में चेक ही कर रहा था कि कहीं कोई सामान बाकी तो नहीं रह गया। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। तो ये है वो, हमें इसे ठिकाने लगाना है। त्रिपाठी जी भी ना, इस एक आदमी के लिए इतने सारे लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत थी? इन सब के लिए तो अपना अकेला शेरा ही काफी था। और वो सारे लोग हंसने लगे। विक्रांत ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे गुंडों का एक झुंड खड़ा था। विक्रांत को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये सारे गुंडे सत्या के बाप अखिलेश त्रिपाठी ने उसे मारने के लिए भेजे थे। शेरा की छोड़ो, तुम सब भी कम पड़ोगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि अपने और साथियों को बुला लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। विक्रांत ने एक ऊंची हाइट वाले मोटे तगड़े गुंडे जिसका नाम शेरा था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, लगता है आज तू अपनी मां को हमेशा के लिए बाय बोलकर ही घर से निकला था। तभी तो अपनी मौत को सामने देखकर भी तेरी जबान इतनी चल रही है। शेरा विक्रांत की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं तो अपनी मां के पास वापस जरूर जाऊंगा, लेकिन तू आज अपने घर के बदले सीधे हॉस्पिटल जाने वाला है। विक्रांत ने उसका मजाक उड़ाया। तेरी इतनी हिम्मत! कहते हुए शेरा ने विक्रांत को मारने के लिए अपना हाथ आगे तो बढ़ाया, लेकिन वो विक्रांत तक पहुंच पाता उसके पहले ही विक्रांत ने उसके पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो पीछे जाकर गिरा। ये देखकर एक बार के लिए तो सारे गुंडों का झुंड चौंक गया, लेकिन बिना टाइम बर्बाद किए उन सब ने एक साथ मिलकर विक्रांत पर हमला कर दिया। लेकिन विक्रांत तो पहले से ही तैयार था। एक एक करके वो सारे गुंडों को धूल चटाने लगा। थोड़ी ही देर में सारे गुंडे बेहाल होकर जमीन पर पड़े थे। उन्हें विक्रांत ने इतना मारा था कि उनमें से एक की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा होकर विक्रांत का मुकाबला कर सके। कहा था ना, अपने और साथियों को बुला लो। अब तुम लोगों को हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगा? विक्रांत ने जमीन पर बेहाल पड़े गुंडों से कहा। और हां, अपने त्रिपाठी जी को मेरा मैसेज देना मत भूलना। अगली बार गुंडों को भेजें तो पूरी तैयारी के साथ भेजें। आखिर लड़ाई में मुझे भी तो थोड़ा मजा आना चाहिए ना। विक्रांत की आवाज में कॉन्फिडेंस था,
विक्रांत जो कुछ हुआ उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया, लेकिन आसपास जिसने भी ये लड़ाई देखी उन्हें अपनी आंखों पर अभी तक भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। विक्रांत ने देखा कि मार्केट में सब लोग उसे देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरे ये तो विक्रांत है ना, पर ये तो जेल में था, वहां से छूटा कब? और जेल में इसके हाथ क्या जादू की छड़ी लग गई है जो इतने सारे गुंडों को इसने एक साथ मार गिराया? विक्रांत को उन लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हालांकि विक्रांत ने उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना सामान खरीदा और अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई छिप छिप कर उस पर नजर रख रहा है। उसने घूमकर अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिख पाया। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद ये उसका भ्रम था। हालांकि ये विक्रांत का भ्रम नहीं था। काले रंग का लंबा कोट पहना हुआ एक आदमी उस पर नजर रख रहा था। हाँ, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। आखिर इस मामले में मैं कोई गलती कैसे कर सकता हूं? उस लड़के ने बिल्कुल वही अंगूठी पहन रखी है। फोन पर वो किसी से बात कर रहा था। उसका पीछा करो, नजर रखो उस पर, उसे कहीं जाने मत देना। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगा। कहते हुए उस आदमी ने फोन रख दिया और विक्रांत के पीछे पीछे चलने लगा। अब तक विक्रांत भी समझ गया था कि यह आदमी उसी का पीछा कर रहा है। उसने अपनी चलने की स्पीड बढ़ा दी और संकरी भीड़ भाड़ गलियों में मुड़ गया। कुछ ही पल में विक्रांत उस आदमी को चकमा देने में कामयाब हो गया। अरे अभी तो यही था, कहां चला गया ये? वो आदमी चारों तरफ घूम घूम कर विक्रांत को ढूंढने लगा, लेकिन विक्रांत का कहीं कोई सुराग नहीं था। लेकिन तभी विक्रांत ने पीछे से आकर उस आदमी का गला पकड़कर जोर से दबाते हुए पूछा, कौन है तू और छुप छुप कर मुझ पर नजर क्यों रख रहा है? किसने भेजा है तुझे? बोल, वरना अभी तेरा काम तमाम करता हूं। कहते हुए विक्रांत ने अपने हाथ से उसके गले पर प्रेशर और भी बढ़ा दिया। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही का सेवक हूं, उद्धम सिंह, भूल गए? वो आदमी चिल्लाया। जब विक्रांत ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया तब उसे पता चला कि वो आदमी तो वही गैंगस्टर उद्धम सिंह था जिसे अखिलेश ने शादी वाले दिन बुलाया था। विक्रांत ने उसका गला छोड़ दिया। इसी के साथ साथ वो आदमी अपने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल विक्रांत के सामने बैठ गया। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ इस तरह से क्यों पेश आ रहा है। आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर विक्रांत को मालिक सरकार क्यों कह रहा था? क्या ये फिर से सत्या के बाप अखिलेश त्रिपाठी की कोई चाल थी? और यह आदमी विक्रांत की अंगूठी के बारे में फोन पर क्या बात कर रहा था? इस अंगूठी के बारे में और किसको पता था? क्या यह अंगूठी सचमुच खास थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ